Hello, welcome to my channel English Connect. Today's topic Around the World in 80 Days. आज हम देखेंगे इस नॉवेल के कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम एंड सिनॉप्सिस। अब बढ़ते हैं नॉवेल के कैरेक्टर्स की तरफ। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स। नॉवेल का जो एक्सट्रैक्ट हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें कहीं भी ये माइनर कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए वी विल सी इन डिटेल अबाउट दिस मेजर कैरेक्टर्स जो कि हैं फिलियस फॉग, पासेपार्टो, ऑर्डर एंड डिटेक्टिव फिक्स। फिलियस फॉग जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल का, या हम जैसे हीरो भी कहते हैं, अ वेल्दी प्रिसाइज इंग्लिश जेंटलमैन। ये एक इंग्लिश जेंटलमैन है जो कि बहुत पैसे वाला है। ये अपनी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन से जीता है, सब कुछ उसका टाइम टेबल के हिसाब से चलता है एंड ही इज रूल्ड बाय लॉजिक नॉट इमोशन। मतलब ये हुआ वो अपने जीवन को भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर जीता है, लॉजिक के हिसाब से जीता है। वो शर्त में जो इन्वॉल्व होता है वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता है कि उसे पैसे चाहिए, बट उसे अपना पॉइंट प्रूव करना है। वो ये चाहता है साबित करना कि मैं जो कहता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। और उसकी जो जर्नी है, जो वो अराउंड द वर्ल्ड घूमता है 80 डेज में, उस जर्नी में उसे एक चीज समझ में आती है या एक चीज वो सीखता है एंड दैट इज वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। इंसानों के बीच रिश्तों की वैल्यू को वो समझ पाता है और उसके रिलेशंस, चाहे वो ऑर्डर से हो या पासेपार्टो से है, वो और ज्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। द नेक्स्ट इज पासेपार्टो। अब पासेपार्टो फिलियस फॉग का सर्वेंट है। पासेपार्टो एक बहुत ही हंसमुख इंसान है। फिलियस फॉग के यहाँ काम करने से पहले वो एक सर्कस में काम किया करता था। वो हर एक की मदद करता है, ब्रेव है, और वो उन इंसानों में आता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। पासेपार्टो फिलियस फॉग के प्रति बहुत वफादार है और कई बार अपने टैलेंट और अपने दिमाग का यूज करके उसने फॉग को प्रॉब्लम्स से बचाया है। नेक्स्ट है ऑर्डर, जो कि हम कह सकते हैं कि इस नॉवेल की हीरोइन है। ऑर्डर एक्चुअली एक पारसी प्रिंसेस है जिसे फिलियस फॉग जब इंडिया जाता है तो उसे किसी खतरे से वो बचाता है। ऑर्डर इज वेरी काइंड, बहुत ही दयालु है, ग्रेसफुल है, और उसका इनर पावर जो है वो बहुत अच्छा है। इनर पावर का मतलब हो गया आंतरिक शक्ति, या जिसे हम आत्मबल भी कहते हैं। एक तरह से उसका इमोशनल और मेंटल पावर जो है वो बहुत अच्छा है। उसके रहने से फॉग को भी अच्छा लगता है और जो ग्रुप के लोग हैं उन्हें भी बहुत अच्छा फील होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। एट द सेम टाइम शी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स होप एंड न्यू लाइफ। कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करती है उम्मीद को और एक नई जिंदगी को, एक नए जीवन को। अगला कैरेक्टर है डिटेक्टिव फिक्स। अब ये जो डिटेक्टिव फिक्स हैं ये इंग्लैंड से हैं और ये बहुत ही छोटी मानसिकता या छोटी सोच वाला इंसान है, जिसे नैरो माइंडेड कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसने दिमाग में अपने बसा लिया है कि फॉग एक बैंक रॉबर है और इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे फॉग का पीछा करते रहता है। फिलियस फॉग जहां भी जाता है ये उसके पीछे पीछे जाता है और कई बार डिटेक्टिव फिक्स के पीछा करने पर फिलियस फॉग को प्रॉब्लम्स हो जाती है और कई बार देरी भी हो जाती है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने एक फिक्स्ड आइडियाज दिमाग में बसा ली है किसी के बारे में, और फॉग की सफलता के बीच में एक ये बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा रहता है। सो दीज आर ऑल द मेजर कैरेक्टर्स। फिलियस फॉग जो कि प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है नॉवेल का। पासेपार्टो जो उसका बहुत ही वफादार सर्वेंट है। देन ऑर्डर जिसे हम इस नॉवेल के हीरोइन भी कह सकते हैं, और फिक्स एक तरह से विलेन का काम करता है जो हीरो की सक्सेस के बीच में आते रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कैरेक्टर्स। अब देखते हैं इस नॉवेल की थीम के बारे में। टेक्स्ट बुक में थीम दी गई है और इसी टेक्स्ट बुक के पैरास को मैंने इन पॉइंट्स कन्वर्ट किया है। सो द फर्स्ट इज अ फास्ट पेस्ड एडवेंचर। पहली थीम ये है, स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। जो मेन कैरेक्टर है फिलियस फॉग, वो अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग एडवेंचर्स फेस करता है और इसलिए थीम इसकी ये है कि ये एडवेंचर बेस्ड कहानी है। अब अगली थीम को देखते हैं और अगली थीम है टाइम, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम।
किसी भी एडवेंचर में टाइम एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है और वैसे ही इस नॉवेल में भी है। कहानी में हम कई बार देखते हैं कि समय जो है कई बार फॉग का साथ नहीं देता है और समय की वजह से कई बार डिलेज होते हैं, लेट हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स उसको होते हैं, बट एट द एंड समय की वजह से ही फॉग शर्त जीत पाता है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने की वजह से उसे एक दिन का फायदा होता है, एक दिन वो गेन करता है और इस वजह से फॉग जो उसकी शर्त रहती है वो जीत जाता है। नो मैसेज हमको इससे यही मिलता है कि समय हमारे हाथ में नहीं है, समय हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम समय पर डिपेंड है। अगली थीम है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि फॉग की जर्नी के साथ साथ फॉग में भी कई चेंजेस आते हैं। स्टार्ट में फॉग बहुत एक लोनली मैन है, अकेला इंसान है जो दूसरों के बारे में ज्यादा केयर नहीं करता, लेकिन लास्ट में आते आते हम देखते हैं कि वो जो वैल्यूज होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देने लगता है। जैसे वो उसका ऑर्डर के साथ रिलेशन अच्छा होता है, पासेपार्टू उसका जो सर्वेंट है उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप और लॉयल्टी बढ़ती है और ये जो नई अंडरस्टैंडिंग उसे मिलती है और ये भी एक उस ट्रिप का एक बहुत बड़ा उसके लिए एडवांटेज होता है। अगली थीम है ऑनर ओवर मनी। हमने पूरी इस नॉवेल की कहानी में ये देखा है कि फॉग के लिए कभी भी पैसा, मनी, वेल्थ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका कभी भी गोल जो है वो कभी भी पैसा नहीं रहता है। वो शर्त भी लगाता है, इसलिए नहीं कि उसे पैसे चाहिए शर्त के, बट इसलिए कि वो रिफॉर्म क्लब के दूसरे मेंबर्स को ये प्रूव करना चाहता है कि वो जो बोलता है वो कर भी सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि उस ट्रिप में जो वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा है उसमें वो बहुत पैसा खर्च भी करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो जो बोलता है, वो जो चीजों को वैल्यू करता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एंड नॉट मनी। द नेक्स्ट थिंग इज इंजेन्युटी सॉल्व्स प्रॉब्लम। अब सबसे पहले इंजेन्युटी का मतलब समझते हैं। इंजेन्युटी मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लेवर वे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान का वो टैलेंट कि वो किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। थ्रू आउट द जर्नी हम देखते हैं कि ये जो फिलियस फॉग का ग्रुप है, इसके साथ जो लोग हैं, चाहे वो ऑर्डर हो या पासेपार्टू हो, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को वो उतनी ही अच्छे से सॉल्व भी करते हैं यूजिंग देयर क्विक थिंकिंग एंड क्लेवर आइडियाज। अपनी सोचने की, अपनी जल्दी से सोचने के टैलेंट के भरोसे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमको ना मैसेज ये मिलता है कि कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं होता है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और फॉग एज वेल एज पासेपार्टू ये दोनों ही इस बात को प्रूव करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं थीम का। अ फास्ट पेस्ड एडवेंचर, मतलब कि कहानी बहुत एक्साइटिंग है। फिलियस फॉग अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स देख रहे हैं, बहुत सारी जगह देख रहे हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम की वजह से ही फिलियस फॉग ये शर्त जीतता है। वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, इस कहानी में ह्यूमन कनेक्शंस दिखाई देते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग रिलेशंस डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। ऑनर ओवर मनी, मनी से ज्यादा ऑनर इम्पोर्टेंट है, मतलब मनी से ज्यादा यहाँ फिलियस फॉग मनी के लिए शर्त नहीं लगाता है, वो शर्त लगाता है अपनी बात को रखने के लिए। देन इंजेन्युटी सॉल्व्स प्रॉब्लम, इंजेन्युटी का मतलब होता है टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम वेरी क्विकली। यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो बड़ी ही इंटेलिजेंट तरीके से वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इस नॉवेल का प्लॉट। टेक्स्ट बुक में प्लॉट इस तरह से दिया गया है। फॉर इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसी प्लॉट को पॉइंट वाइज में अरेंज किया हुआ है। अब पहला पॉइंट इसमें प्लॉट में होता है द वेजर। मेन चीज यहाँ पर जो है वो जो बेट लगाई गई थी, वो जो शर्त लगाई गई थी रिफॉर्म क्लब, लंदन के रिफॉर्म क्लब में फिलियस फॉग अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम है सुलिवन, फ्लैनेगन एंड वैलेंटाइन, इनके साथ शर्त लगाता है। और शर्त क्या होती है कि वो पूरी दुनिया 80 डेज में घूम सकता है और शर्त का अमाउंट है 20,000 पाउंड्स। अब देखो ये जो फ्रेंड्स के नाम दिए हैं, यू शुड लर्न दिस नेम एंड राइट डाउन, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक नेम्स मेंशन करते हैं, जैसे फ्रेंड्स लिखने की जगह उनके नाम लिखो, तो इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन, ओके, एंड ज्यादा मार्क्स मिलने आसान हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजर। फिर जर्नी, उनकी जो पूरी जर्नी है, जो फिलियस फॉग अपने साथियों के साथ, पासेपार्टू, ऑर्डर के साथ ट्रैवल करता है। इस जर्नी में वो कई सिटीज में से जाता है, ब्रिंदेसी, स्विस, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क,
लिवरपूल। अगेन मेंशन द सिटीज नेम्स। फिर एक सब प्लॉट भी है इसमें और वो है डिटेक्टिव फिक्स का। एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है फिक्स और वो इस बात में बिलीव करता है कि फॉग ने रॉबरी की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इस बैंक में फॉग ने रॉबरी की है, चोरी डकैती की है। फॉग जहां जहां जाता है ये उसका पीछा करता है और क्योंकि वो वेट कर रहा है अरेस्ट वारंट की जो उसे इंग्लैंड से आएगा, क्योंकि अरेस्ट वारंट आने के बाद ही वो फॉग को अरेस्ट कर सकता है। डिटेक्टिव फिक्स को देखकर कहीं ना कहीं पासेपार्टो को भी लगने लगता है कि शायद उसके जो मालिक है वो हो सकता है कि बैंक रॉबर हो। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है क्लाइमैक्स। नॉवेल के एंड में फॉग को लगने लगता है कि वो ये शर्त जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही फॉग लिवरपूल में उतरता है डिटेक्टिव फिक्स उसे अरेस्ट कर लेता है और इस प्रोसेस में फॉग को देरी हो जाती है और फॉग को लगने लगता है कि अब वो शर्त हार गया है। लेकिन इस नॉवेल में लास्ट में ट्विस्ट है, क्योंकि फॉग टाइम के कैलकुलेशन में गलत हो जाता है। उसे ये पता नहीं चलता कि वो लंदन 24 घंटे पहले ही पहुंच चुका था। एंड में हम देखते हैं कि फॉग शर्त जीत जाता है और साथ ही साथ उसे उसकी लाइफ पार्टनर भी मिल जाती है। अब एक क्विक रिकैप देखते हैं प्लॉट का। पहला है द वेजर, जो शर्त लगाई गई थी फिलियस फॉग ने अपने दोस्तों के साथ 20,000 और शर्त थी कि वो 80 डेज में दुनिया ट्रैवल कर सकता है। अलग अलग शहरों से वो लोग गुजरते हैं, उसके साथ ही है। एक सब प्लॉट भी है जिसमें कि डिटेक्टिव फिक्स को ये शक होता है कि शायद फॉग ने ही बैंक ऑफ इंग्लैंड में चोरी की है और वो इसीलिए उसका पीछा करता है। क्लाइमेक्स में जब फॉग को लगने लगता है कि अब वो शर्त जीत जाएगा, लेकिन लिवरपूल पहुंचते ही डिटेक्टिव फिक्स उसे अरेस्ट कर लेता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है और फॉग ये समझ बैठता है कि वो अब शर्त हार चुका है, लेकिन फॉग टाइम के कैलकुलेशन में गलत हो जाता है और वो ये नहीं समझ पाता कि वो लंदन जो पहुंचा था वो 24 घंटे पहले ही पहुंच गया था। एंड में हम देखते हैं कि फॉग ने शर्त जीत ली है और साथ ही साथ उसे उसकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले ये समझ लो एक्सट्रैक्ट क्या है। देखो, पूरी की पूरी नॉवेल टेक्स्ट बुक में नहीं दी जा सकती, इसीलिए हमें उस नॉवेल के लास्ट के 4 चैप्टर्स दिए गए, 34, 35, 36, 37। तो ये 4 चैप्टर्स जो नॉवेल में दिए गए वो हो गए एक्सट्रैक्ट, और उस एक्सट्रैक्ट का सिनॉप्सिस मतलब उन 4 चैप्टर्स की समरी। प्लॉट में हमने उस पूरे नॉवेल की कहानी समझे, अब यहाँ पर जो 4 चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें थोड़ा डिटेल में क्या हो रहा है वो समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जो पहला चैप्टर दिया गया है चैप्टर 34, हमारी टेक्स्ट बुक में वहां से नॉवेल की शुरुआत हो रही है। ओके, सो अरेस्ट इन लिवरपूल। हमने प्लॉट में देखा है कि डिटेक्टिव फिक्स को फिलियस फॉग पर शक होता है कि वो शायद बैंक रॉबर हो सकता है और इसीलिए वो अरेस्ट वारंट का वेट कर रहा है। तो जैसे ही फॉग लिवरपूल पहुंचता है डिटेक्टिव फिक्स उसे अरेस्ट कर लेता है और फॉग को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद डिटेक्टिव फिक्स जब पता करता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि उसने गलत इंसान को पकड़ा है और जो असली बैंक रॉबर है वो तो पकड़ा जा चुका है। ये जानकर फिर फिक्स फिलियस फॉग को रिलीज करता है, जेल से छोड़ देता है। अब चूंकि देरी होने की वजह से फॉग ने जो ट्रेन पकड़ना था वो ट्रेन उसकी मिस हो जाती है, तो फॉग एक स्पेशल ट्रेन करता है जो उसे लंदन पहुंचाएंगी, बट स्पेशल ट्रेन करने के बावजूद वो लंदन लेट पहुंचता है। द लो पॉइंट, जैसे ही ये लंदन पहुंचते हैं और इनकी समझ में आता है कि अरे हमें लेट हो गया है, तो सब निराश हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि फॉग शर्त हार चुका है और जो उसके पूरे जो पैसे हैं वो जा चुके हैं, इस वजह से फॉग भी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है, डिप्रेस्ड हो जाता है बहुत। उसके जो साथी है ओडा एंड पासेपार्टो, वो लोग भी उसे देखकर बहुत वरीड होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर फॉग ओडा को बुलाता है और उसे वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मैं शायद हार चुका हूँ, अब इसलिए मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे और मैं गरीब हो चुका हूँ। इस पर ओडा कहती है फॉग को कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं, तुमने मेरे बुरे वक्त पर मदद की। और ओडा फॉग से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिसके लिए फॉग भी हाँ कह देता है। फिर है द डिस्कवरी। अब डिस्कवरी किस बात की, पासेपार्टो को कहा जाता है कि चर्च जाओ और वहाँ के प्रीस्ट से कहो कि वेडिंग के लिए तैयार रहे। और जब वो वहाँ पहुँचता है, पासेपार्टो चर्च में पहुँचता है प्रीस्ट से बात करने, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि आज का दिन संडे है,
जबकि ये लोग समझ रहे थे कि वो दिन मंडे है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे रहते हैं, और जब कोई ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है तो उसे एक दिन ज़्यादा मिलता है। दे गेन अ डे बाय ट्रैवलिंग ईस्ट। द रेस टू द क्लब। और जैसे ही पासेपाटो को चर्च में पता चलता है कि आज संडे है, वो भागता हुआ फॉग के पास जाता है, उसको खींचते हुए लेकर रिफॉर्म क्लब की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब तक वो समझ रहे थे कि वो दिन मंडे है। फॉग के शर्त का जो टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के फिनिश होने के जस्ट कुछ मिनट पहले ही फॉग रिफॉर्म क्लब में पहुंच पाता है, और इस तरह से वो शर्त जीत जाता है। अब यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि फॉग की सिर्फ एक विक्ट्री नहीं हुई है, वहाँ उसकी डबल विक्ट्री है। फॉग सिर्फ पैसे ही नहीं जीतता है, पैसे जीतकर वो वापस रईस बन जाता है, बट साथ ही साथ वो अपने लिए वाइफ भी ढूंढ पाता है जो उसे ऑर्डर के रूप में मिलती है। सो इन दैट सेंस इट इज अ डबल विक्ट्री। ही गेट्स मनी एज वेल एज हिज वाइफ। तो ये था सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो 4 चैप्टर्स दिए उसकी शॉर्ट में समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नॉवेल पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है, ये देखेंगे।